हेलो दोस्तों। आज अब बात करेंगे एक सत्य घटना के बारे में जो किसी और ने नहीं, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। मगर प्राइवेसी की वजह से उसका नाम और गांव का नाम मैंने राज रखा है। दरअसल ये कहानी हमें जिसने भेजी है उनके परदादा की है, यानी कि उनके दादा के पिता की कहानी थी। कहानी का वक्त भी अंग्रेजों के समय का है। दोस्तों, इस कहानी को आगे मैं उन्हीं की आवाज़ में सुनाऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। दरअसल मेरे दादा जो थे वो गुजरात के गांव में रहते थे और वह पगी थे। गुजरात में पगी यानी कि वह इंसान जो रात को गांव की सिक्योरिटी के लिए गांव में घूमता है। वह बचपन से ही कुश्ती के अखाड़े में जाते थे, इसलिए उनका शरीर काफ़ी चुस्त था। दरअसल जब वो काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही उनके कंधे पर आ गई थी। उनकी एक छोटी बहन थी। वह लोग काफ़ी गरीब थे और हर दम वह अपनी छोटी बहन की शादी की चिंता में रहते थे। काफ़ी जगह देखने के बाद एक अच्छा घर उन्हें मिल गया था और कुछ ही दिनों में बहन की शादी भी तय हो गई। मगर उस वक्त का जो सबसे बड़ा कुरिवाज था वह सामने आ गया, जिसे दहेज कहते हैं। ससुराल वालों की मांग थी 500 रुपये और साथ में गहने, और साथ में उनकी शर्त भी थी कि शादी में बारात हो या बाराती, किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और सारा का सारा इंतज़ाम लड़की वालों को करना था। और इन शर्तों के हिसाब से शादी पर जो खर्चा था उसका अंदाज़न 3000 से 8000 रुपये आका गया। अगर आपको 3000 रुपये, 8000 रुपये, 500 रुपये सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये कितने कम पैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बात अंग्रेज़ों के समय की है। और इस समय ये पैसे कितने होते थे, ये बात अगर आप अपने दादा दादी जी से पूछेंगे तो आपको काफ़ी शौक लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बस इसी चिंता में मेरे दादा रहते थे। एक रात वह इसी चिंता में गांव में अपने काम पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वह गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर चले गए। चलते चलते वो थक गए और वहां पड़े एक पत्थर पे जाकर बैठ गए। तभी उनके पीछे से आवाज आई, बहुत चिंता में हो? दादाजी घूमे और देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने आगे आकर कहा, किस चिंता में हो? मेरे दादाजी ने उनको शुरू से लेके अंत तक सारी बात बताई, यानी कि बहन की शादी, लड़के वालों की तरफ दहेज से और खाना पीना सब कुछ बताया। उस आदमी ने कहा, कितने रुपए चाहिए तुमको और कब है शादी? दादाजी ने कहा, मुझे 3 से 8000 रुपये चाहिए 2 महीने में। ये सुनकर वो आदमी हंस पड़ा और बोला, अभी तो बहुत वक्त है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, बोलो कैसा काम? तुम्हें रोज़ रात को यहाँ पर आकर मुझसे कुश्ती करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये दूंगा, सोच लो। ये सुनकर दादाजी तुरंत तैयार हो गए। उस दिन उन्होंने कुश्ती लड़ी और अपने 100 रुपये लेकर घर गए। दूसरे दिन फिर से वह कुश्ती लड़ने आए। उस दिन भी कुश्ती हुई और फिर अपने 100 रुपये लेकर घर चले गए। वो रोज़ रोज़ जाने लगे और सुबह अपने 100 रुपये लेकर घर आ जाते। कुछ दिन ऐसा ही चला, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा होने लगा, मगर दादाजी की तबीयत भी खराब होती चली गई। 1 डेढ़ महीने में ही उनकी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो गया था और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। और एक दिन शादी का दिन आ भी गया, मगर इस तरफ शादी की तैयारियों की वजह से वह कई बार उस आदमी से
कुश्ती लड़ने के लिए जा नहीं पाते थे। शादी के अगले दिन वह कुश्ती लड़ने गए तो वह आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उन्होंने कुश्ती की लड़ाई शुरू करी। मगर वह कुश्ती उनके लिए आखिरी कुश्ती साबित हुई, क्योंकि दूसरे दिन गांव वालों को उस कब्रिस्तान के पास उनकी लाश मिली। उनके जिस्म से एक एक खून की बूंद चूस ली गई थी। उनके जिस्म में एक बूंद खून की नहीं थी। उनकी हालत इतनी दयनीय थी जैसे उन्हें बेहद बुरी तरह मारकर खून चूसा गया हो। जब गांव के बड़े बुजुर्गों को इस बात का पता चला तब सच्चाई सामने आई कि उस कब्रिस्तान में एक जिन रहता था जो कुश्ती के बहाने से इंसानों की ताकत चूसकर उनको मार देता था। इसलिए गांव वालों ने इस कब्रिस्तान में आना बंद कर दिया और दूसरा कब्रिस्तान बना डाला। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में वो कहानी पढूं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आपको इंस्टा आईडी अपनी दे दूंगा, आप मेरे को उसमें भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको जिन्न की कहानी या गांव की कहानी, आपको जो भी कहानी सुननी पसंद है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो उसी कहानी पे लेके आऊँगा जिस पे आपके सबसे ज़्यादा वो होंगे। बाकी अब आगे आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगह कुछ लोग हमारा पीछा करते हैं जो कि हमें जानते हैं, पर कुछ जगह किसी की आवाज़ें हमारा पीछा करती हैं। लोग तो एक समय पर पीछा करना छोड़ देते हैं, मगर आवाज़ें हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ती, मौत आने तक भी नहीं। मेहुल बहुत घबराया हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। कोई हवा के जरिए उसके कानों के पास से एक आवाज़ आ गुजर रही थी। मेहुल, दरवाज़ा खोलो। मेहुल, दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। मेहुल की ली हुई नींद की गोली भी आज उसका असर नहीं दिखा पा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डोरबेल तो होती है, मगर फिर भी कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही थी। मेहुल अपने गांव से शहर आया था काम के लिए, पर जिस कंपनी में वो काम करता था उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, पर काम करने का वक्त बहुत ही ज़्यादा था। घर की जिम्मेदारी ने उससे उसकी खुशी और नींद छीन ली थी। बचपन में हमें हमारी माँ की लोरियाँ सुनाती हैं, मगर बड़ा होने पर जवानी में नींद के लिए कई बार नींद की गोली का आसरा लेना पड़ता है। एक दिन उसको काम करते करते देर हो चुकी थी और कोई भी कैब ना मिलने की वजह से वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी को देखकर मेहुल ने जोर से आवाज़ लगाई, मगर ऐसा लगा जैसे कि टैक्सी वाले को आवाज़ सुनाई ना दी हो। थोड़ा आगे जाने के बाद वह टैक्सी वाला उसके पास आया, मगर मेहुल के पीछे वाले रास्ते से। मेहुल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बरसों से उस टैक्सी की कोई सफाई ना हो, और टैक्सी में गाने भी बहुत ही पुराने बज रहे थे जो आजकल के युवाओं के समझ से परे थे। थोड़ी देर बाद मेहुल ने कुछ हिचकिचाते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे भैया सुनो, इस टैक्सी की इतनी बुरी हालत क्यों है? तो ड्राइवर ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। इस डरावनी टैक्सी के ड्राइवर से ज़्यादा बात करने से ज़्यादा उसके द्वारा किया सुझाव मानना मेहुल को
ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ होने के कारण न जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। मगर नींद में उसे लगा जैसे कि कोई उसे तेजी से जाग जोर कर रहा था। वह जाग कर देखता है तो वह अपने ऑफिस में था। मेहुल कुछ सोचे कि तभी उसने अपने सामने उसी टैक्सी वाले को खड़ा देखा और उसकी तरफ देखकर वो टैक्सी वाला मुस्कुरा रहा था और एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम करो। ये देखकर मेहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और इस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाता है। तभी उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी नींद में है या सपने में है या वाकई अपने घर में है। उसने नींद की दवा ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोरबेल तो है, मगर फिर भी वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा था। ये आवाज़ काफ़ी धीरे धीरे हो रही थी। अब टेलीफोन की रिंग बजती है। सामने से कोई फोन। माँ, माँ, माँ। शाम के 4 बजने वाले हैं। मानू दुकान के बाहर खड़ा उस भीड़ को देख रहा है जो छटने का नाम ही नहीं ले रही है। आज दीपावली के दिन 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मानू मिठाई लेने आया है। उसकी जेब में पूरे 30 रुपए हैं। ये सोच रहा था कि पूरे 3 साल बाद दीपावली के अवसर पर रुपए हाथ में हैं। आज बच्चों को पेट भर के मिठाई खिलाएगा। और लोग तो गांव में ही मिठाई खरीद रहे हैं, पर गांव के दुकानदार अच्छी मिठाई नहीं रखते हैं, इसलिए वह शहर आया है। उसके हिसाब से मिठाई के लिए 30 रुपये बहुत थे, पर यहाँ आकर पता चला कि अच्छी मिठाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। क्या खरीदे, कौन सी मिठाई खरीदे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मोनू ने सोच रखा था कि कम से कम वो 2 किलो मिठाई तो लेके ही जाएगा। इसी उधेड़बुन में वह दुकान के बाहर खड़ा था कि तभी उसे एक इंसान ने आकर टोका। अरे भैया, क्या आप मेरी कुछ मिठाइयाँ मेरे घर पहुंचा देंगे? मैं आपको मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। कहाँ पहुंचानी है? मोनू के मन में लालच आ गया। बांध गांव में। बांध को जानते हो क्या? अरे अच्छी तरह से, हमारे गांव से 2 कुछ दूरी तो है। हाँ हाँ, वहीं ले चलनी है। बताओ क्या मजदूरी लोगे? आप क्या दे सकते हैं? 100 रुपये कम तो नहीं है ना? मानू को चक्कर आ गया। उसके हिसाब से 5 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं बनती थी। कहीं सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा है? मानू को विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर उस व्यक्ति ने जेब से 100 का नोट निकालकर मोनू को दिया तो उसे यकीन करना पड़ा। वह व्यक्ति अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ डिब्बे में पैक करा रहा था। मोनू ने भी अपने घर के लिए बढ़िया 3 किलो मिठाइयाँ खरीदी। उसके पास भी अब 100 रुपये हैं। 60 रुपये की मिठाई खरीदने के बाद भी 70 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। कोई 10 सेर मिठाई खरीदने के बाद उस सज्जन ने उसे एक बड़े थैले में डाल दिया और मोनू को उठाने का इशारा करा। मोनू उसके गांव का रास्ता जानता था, इसलिए बिना पूछे ही आगे आगे चलने लगा। पूरे के पूरे रास्ते वो बस यही सोचता रहा कि लोगों के पास भी कितना पैसा है, इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, और ये सारे के सारे अमीर लोग ज़्यादातर संघी ही होते हैं। इतना वजन तो ये खुद भी उठा कर ले जा सकता था। मुझे इतना रुपया देने की क्या ज़रूरत थी? पर जो भी हो, उसके लिए तो वह देवदूत ही बनकर आया था। इतने रुपए में तो दिवाली का पूरा त्योहार बन जाएगा। बांध गांव अब दिखाई देने लग गया था। तभी वह व्यक्ति मोनू की बगल में से निकलकर आगे आगे चलने लगा था।
इतनी देर से रुपए पाने की खुशी में मोनू ने उसे गौर से नहीं देखा था, पर अब वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था, इसलिए मोनू ने उसे गौर से देखा था। उस व्यक्ति ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती पहन रखी थी और वह खूब लंबा और मोटा था। अचानक मोनू की नज़र उसके पैरों की तरफ गई। उसके शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ पड़ा। उसका शरीर सफ़ेद पड़ गया। आगे चल रहे व्यक्ति के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मोनू आगे कदम बढ़ा नहीं सका। उल्टे पैर तो भूतों के होते हैं, यही सोचकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया और थरथर कांपने लगा। अंधेरा होने को था। मोनू ने मदद के लिए चारों ओर देखा, पर वहां पर कोई मददगार नहीं था। अचानक वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ गया और रास्ते से 50 कदम दूर एक बहुत पुरानी बावड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर की ओर चलो। मोनू को काटो तो खून नहीं, इस बावड़ी की ओर तो कोई दिन में भी नहीं आता। पुराने लोग कहते आए हैं कि इस बावड़ी के अंदर भयानक जिन्नात रहते हैं, जो अब तक 20 आदमियों को जान से मार चुके हैं। भाई, आप जो भी हो, मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मुझे भी दिवाली पूजन करना है। आपका गांव भी पास आ गया है। अपना सामान संभालो और मुझे जाने दो। चाहो तो मेरे पास 70 रुपए हैं, उन्हें ले लो। मोनू उसके सामने घिन के आ गया। चुपचाप आगे बढ़ो, वह आदमी घुर्राकर बोला। मोनू ने देखा उस आदमी का चेहरा भयानक हो गया है। आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। मोनू ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी और यंत्रवत उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो व्यक्ति बावड़ी के द्वार पर पहुंचा और मोनू को बावड़ी के अंदर उतरने का इशारा किया। ये बावड़ी किसी राजा महाराजा ने 200 साल पहले बनवाई थी। किसी समय ये बावड़ी प्यासे लोगों की प्यास बुझाती थी। लोग इसमें उतरकर पानी पीते, नहाते। इसका पानी भी बहुत मीठा होता था। फिर ऐसा हुआ कि कहीं से आकर एक जिन उसमें रहने लगा और फिर ऐसा सिलसिला चला कि जो भी उस बावड़ी में उतरा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन ही उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिलती। यूं तो अब भी गांव वालों ने बावड़ी की मुंडेर पर अस्थि बाल्टी पलट रखी थी। अनजान आदमी उनसे पानी खींचकर पी लेते थे, पर जिन्हें इसका पता था वे उसके पास भी नहीं भटकते थे। मानू समझ गया कि वह जिन के फेर में पड़ गया है और जिनसे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं, जिनसे बचना तो नामुमकिन होता है। वास्तव में वह बावड़ी का जिनी था जो उसे रुपयों की लालच देकर यहाँ तक ले आया था। नीचे उतरो, उसने कड़क आवाज करके मोनू को आदेश दिया। मोनू भय से थरथर कांपता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लगभग 40 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद पानी था। पानी के ऐन ऊपर चारों तरफ बरामदा बना हुआ था। किसी जमाने में इसमें सैलानियों की पार्टी हुआ करती थी। जिन मोनू को लेकर एक बरामदे में पहुंचा। मोनू ने देखा बरामदे में पहले से ही भयानक शक्ल के जिन और भी मौजूद थे और काफी सारे प्रेत थे। किसी भूत के मुंह में बड़े बड़े दांत थे तो किसी के होठ कटे हुए थे। एक चुड़ैल ने तो बच्चों के शीरों की माला पहन रखी थी, तो दूसरे प्रेत के शीर में भैंस जैसे लंबे लंबे सींग थे। एक भूत की तो आंखें ही शीर के पीछे की ओर थीं। मोनू को देखकर सभी भयानक हंसी हंसने लगे। अचानक सभी मोनू को घेर कर
भयानक कार्यकृति करने लगे। कार्यकृति का मतलब होता है भयानक अनुष्ठान, जो किसी इंसान की बलि चढ़ाने से पहले होता है। लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत मोनू को लेकर वहां से भाग निकलती है। अब मोनू सुबह होने वाली थी और वो अपने घर के बाहर पड़ा हुआ था। उसे रह रहकर उन भूत, प्रेत, जिन्नातों के भयानक चेहरे याद आ रहे थे जो रात में उसे मारना चाहते थे। उसका शरीर इतना थक गया था कि उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तभी हाथ में झाड़ू लेकर उसकी पत्नी बाहर निकली। अच्छा, तो दारू पीकर तू यहाँ पड़ा है? करम चले पापी, तूने यहाँ तक नहीं सोचा कि दिवाली के दिन तो चोर उचक्के भी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। बच्चे मिठाई का इंतजार करते रहे और बेचारे भूखे ही सो गए। किसी के मुंह में दाना तक नहीं गया, और आप हैं कि दारू उड़ा रहे हैं। नेहा, तू समझती कुछ नहीं और बक बक करने लगती है। मैं रात में एक मुसीबत में घिर गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर आया हूँ। कसम ले लो, जो मैंने दारू को छुआ भी हो तो। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि तुम किस मुसीबत में पड़ गए थे। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, कपड़ों में से अभी भी दारू की बदबू आ रही है। मनु ने महसूस किया कि उसके शरीर में अलग अलग तरह की गंध आ रही हैं। शराब से उसे परहेज नहीं था, पर उसका आदी भी नहीं था वो। पिछले 1 महीने से तो उसने एक बूंद भी दारू को हाथ नहीं लगाया था। नेहा, मेरी बात का विश्वास कर, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ वहाँ से। और जब उसने नेहा के सामने उस बावड़ी का नाम लिया तो नेहा को भी समझ में आ गया था कि ये शायद झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उस बावड़ी के बारे में पूरे गांव को पता था। अब मोनू ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला तो उसे अपनी शर्ट की जेब में 40 रुपये दिखे, और जैसे ही उन्हें बाहर निकाले तो नेहा उससे लड़ने लगी कि तुम्हारे पास पैसे थे तब भी तुम इनके लिए मिठाइयाँ नहीं लाए, बच्चों के लिए। इसके बाद उसने कहा कि अभी तुम्हें मैंने पूरी बात बताई थी ना, ये शायद वही पैसे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ से कैसे बचा और ये पैसे मेरी जेब में कैसे आए। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हम उस बात को भूल जाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, और कल का जश्न नहीं तो आज बना लेते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके जो कल की पार्टी थी वो सारी की सारी आज करी, और अब वो खुश था काफ़ी, वो उस चीज़ों को भूल चुका था और मोनू ने उस बात को भुला दिया था। लेकिन ये बात इतनी जल्दी टलने वाली नहीं थी। लगभग 4 दिन बाद जब मोनू बाहर चौक में अपनी खाट बिछा के सो रहा था, उस समय उसके पास उसे एक काला साया नजर आया जो कि किसी चुड़ैल के रूप में था। उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने काले काली पोशाक पहन रखी थी और वो बहुत भयानक लग रही थी, और उस जगह बहुत अजीब सी गंध फैल गई थी। उसने कहा, मोनू, मैंने तुम्हें वहां से बचाया था, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हें उनसे हमेशा सुरक्षित रखूंगी, तुम्हारे घर को ठीक रखूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल ने अपने कपड़े उतारे और साथ में मोनू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज़ उसके गले में फंस कर रह गई। उसने भाग जाना चाहा, पर वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। वह ऐसी बेहोशी में फंस चुका था, जो सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और जबरन मोनू के हम बिस्तर हो गई। सुबह जब मोनू की नींद खुली तो उसके शरीर में उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लगी। उसकी ये हालत थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद उसने सारी बात नेहा को बताई, और नेहा को सारी बात बताने के बाद उन दोनों ने पंडित जी को बिना देर किए हुए गांव के जो प्रसिद्ध पंडित जी हैं उन्हें सारी बात बता दी, जिससे कि हमें भी ये बात पता चली, क्योंकि जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये वाली बात बताई है वो दरअसल पंडित जी का बेटा है। और जब उसने ये सारी बातें सुनी
तो उसे भी काफ़ी अजीब लगा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है कि इतने सारे प्रेत हैं और बावड़ी से बाहर निकल के कोई प्रेत नहीं आई है जिसने ऐसा कर दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद पंडित जी को जब उन्होंने सारी बात बताई तो पंडित जी ने सारी बात सुनी और पंडित जी ने उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जिससे कि वो उस प्रेतनी से बचे, क्योंकि जिन से तो उसका छुटकारा हो गया था, लेकिन प्रेतनी वो बहुत खतरनाक थी। दरअसल प्रेतनी वो थी जो बावड़ी के पास जो खेत वेत थे वहाँ पर उस प्रेतनी का वास था। और प्रेतनी को जब मोनू जा रहा था जिनके साथ, तो वो प्रेतनी को काफ़ी पसंद आ गया था और प्रेतनी ने उसे बचाया। लेकिन हर चीज़ की भेंट के बदले कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ती है। ये मोनू ने शायद बेहोशी में उससे वादा कर दिया था कि वो उसका हमबिस्तर बनेगा। प्रेतनी वही वादा पूरा करने आई थी और इसके बाद मोनू को उन्होंने कुछ चीज़ें दी और तंत्र मंत्र के धागे दिए, जिसके बाद आज तक कभी मतलब मोनू वहाँ पंडित जी के पास से दोबारा नहीं आया। और बीच में जब अगर मिला था पंडित जी को तो वो सही बता रहा था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर ने इतना ही बताया कि उसके बाद वो कभी आया नहीं वापस। देखो, उम्मीद है कि मोनू के साथ अब सब कुछ ठीक हो रहा हो और सब कुछ सही हो, जो कि ज़्यादा बेटर है। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। हर साल हमारे घर में कुछ दिन पहले ही दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाती थी और मेरे को लगता है कि आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा। हमारे घर में एक प्रथा होती है दिवाली से पहले कि कुछ दिन पहले हमारे गली में घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। हर साल हमारे घर में दिवाली से कुछ दिन पहले सफ़ेदी की जाती थी। घर का लगभग सारा सामान हम लोग गली में ही निकाल देते थे और ऐसा लगभग हमारी कॉलोनी के सभी लोग करते थे। मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आता था, सामान को अंदर बाहर करने में और पुराने सामानों को खोजने में। और हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, तो हम सब मिलके सारा का सारा काम करते थे और सब एक दूसरे की मदद करते थे। मैं उस समय अपनी कॉलोनी के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जो कि पीपल के पेड़ के पास था। वो गली पीपल वाली गली के नाम से मशहूर थी। मेरे स्कूल की एक टीचर, जिसे शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत सुंदर थी। उनकी तब शादी नहीं हुई थी। अपने मम्मी पापा दादी और 4 भाइयों के साथ वो रहती थी। मैं ज़्यादातर उनके घर पढ़ने और खेलने के लिए जाती थी। उनका घर गुरुद्वारे के नज़दीक था। घर भी उनका बहुत सुंदर था। वो सिख धर्म के थे। अब अगर आपको ये सारा समझ में आ गया है तो अब मैं अपनी घटना स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो घटना हुई थी ये दरअसल 1984 की थी। ये घटना 1984 की दिवाली के समय की है, जब उन्हीं साफ सफाई में मैं भी मम्मी के साथ थी। तभी डाकिया तार यानी कि टेलीग्राम लाया, जिसको पढ़ते ही मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। मैं उस समय करीब 6.5 साल की थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मम्मी क्यों रो रही हैं। आस पड़ोस की सारी औरत हमारे घर जमा हो गए। पता चला कि मेरी दादी का देहांत हो गया है। छोटी दिवाली का दिन था वो। थोड़ी देर में पापा और उनके दोस्त घर आए और मम्मी ने हमारा ज़रूरी सामान जल्दी से पैक किया और हम शाम को गांव जाने के लिए ट्रेन में थे। मैं, दीदी, मम्मी, पापा, हम चारों थे और हमारा जो भाई था वो घर पे ही रुका था। जब हम अपने गांव बिहार पहुंचे तो नाना जी रेडियो पर समाचार सुनते ही मम्मी को बोले, अरे तुम राजीव को दिल्ली में क्यों छोड़ी आई अकेले? दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में तबाही मच गई थी। वैसे बाकी राज्यों में भी उसका असर हुआ होगा, पर दिल्ली मुख्य निशाने पर था। मम्मी, पापा और हम सब बहुत बुरी तरह डर गए थे।
उन दिनों फ़ोन की इतनी सुविधा नहीं थी। ना हमारे घर दिल्ली में तब फ़ोन था और ना ही गांव में। बस रेडियो पे समाचार सुनते रहते थे, उसी से दिल्ली की खबरें हम तक पहुंच रही थी। जब तक माहौल थोड़ा शांत नहीं हुआ, हमें गांव में ही रुकना पड़ा। फिर करीब महीने भर बाद हम अपने घर आ रहे थे। रास्ते का वो दृश्य आज करीब 36 साल बाद भी बिल्कुल ताज़ा है मेरे दिमाग में। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे और घर के लिए बस में बैठे, ये कहाँ आ गए थे हम और कहाँ जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो जगह तो नहीं थी जिसे हम 1 महीने पहले छोड़कर गए थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला था। मैं मम्मी की गोद में आंचल में मुंह छुपाए कर बैठी थी। बीच बीच में जब खिड़की से देखती तो वो भयानक नज़ारा मेरे दिल को दहला जाता। चारों तरफ सिर्फ गिद्ध ही दिखाई दे रहे थे जो मांस को नोच रहे थे। बहुत सड़न और बदबूदार वातावरण था। जले उजड़े घर, ये वही घर थे ना जो पिछले महीने दिवाली की सफाई के साथ पूरी रंगत के साथ रंगाए गए थे। इन सारे दृश्य को देखकर मेरा बचपन दहल गया था। ऐसा लग रहा था कि हम कोई डरावनी फिल्म देख रहे हैं। कर्फ्यू तो शायद थम गया था, पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभार रास्ते में दिख रहे थे। हम लोगों को भाई, जो उस समय घर पर अकेले थे, उनकी बहुत चिंता हो रही थी। जब से हम बस से उतरे थे, मैंने बस एक ही जिद पकड़ रखी थी, मुझे घर जाना है। ये हम कहाँ आ गए? ये मेरी कॉलोनी नहीं है। मेरा मन ये समझने को तैयार नहीं था कि ये अपनी कॉलोनी है। मेरी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा असर मेरी फेवरेट टीचर, वो 4 भाई बहन के घर पर पड़ा था। उनका परिवार इस दंगे का शिकार हो चुका था, क्योंकि और भी बहुत सारे सरदार हमारी कॉलोनी में रहते थे। लेकिन लेकिन उनकी रक्षा काफ़ी सारे हिंदू परिवारों ने की थी, और कई परिवार तो रातों रात पंजाब चले गए। गुरुद्वारे से सटे कई सरदारों के घर और सरदार, सारे के सारे लोग भी सही सलामत थे। पर मेरी उस टीचर के परिवार की किसी ने कोई मदद नहीं करी। जब हम उस गली तक पहुंचे, एक अंकल ने पापा को आवाज़ लगाई, अरे शर्मा जी, रिक्शा वाले को बोलो दूसरी गली में मोड़ ले। हमारे घर तक पहुंचने के लिए कई गलियां थीं। हम सब हैरान थे कि उसने उस गली से जाने से क्यों रोका। भैया हमारे लिए खाना बनाने में लगा था। जैसे ही हम रिक्शा से उतरे, पापा ने भाई को आवाज़ लगाई। वो हमें देखते ही मम्मी से लिपट कर रोने लगा। सामान सब कुछ रिक्शे से उतार कर घर ले आया। फिर पापा मम्मी को उसने पूरी घटना बताई। उसने बताया कि वो बिल्कुल सुरक्षित था और उसने अपने आसपास के कई सिख परिवार की मदद भी की। फिर जब भाई ने बताया कि मेरी टीचर के चारों भाई और उनके पिता पांचों को चारपाई से बांधकर आग से जिंदा जला दिया गया और उनका घर भी पूरा जला दिया गया। तीनों औरतों का क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जो भी उस परिवार की मदद करने के लिए आता, उसका भी वो लोग बुरा हाल कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे सर पे डंडा मार दिया, जिसकी वजह से मेरा खून बह गया और इसी वजह से मैंने पट्टी बांध रखी है। भाई ने जब मुझे ये पूरी कहानी बताई तो कसम से कह रही हूँ, मेरे अंदर की आत्मा सन्न रह गई। मैं बस यही सोचती रही कि उन पे क्या बीता होगा, क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसा रहा होगा उनके साथ, और आखिर वो तीनों गई कहाँ। मेरे मन में सिर्फ यही चीज़ चल रही थी और मैं उस दिन पूरी रात रोई थी। कई सालों तक वो घर जला हुआ बिल्कुल काला नजर आता। ज़्यादातर लोग उस गली से कम ही निकलते थे, पर मैं जिज्ञासावश उस घर के पास खड़ी हो जाती थी
कि मेरी मैम कहाँ गई। वो हंसता खेलता परिवार, वो खुशियों का घर मातम मना रहा था। एक बड़ा सा ताला उस गेट पर लटक रहा था। कई साल बाद कई प्रॉपर्टी डीलर ने उस घर को बेचने की कोशिश करी, रंग रोगन भी करवाया। कुछ दिन परिवार वहां पर रुके भी, पर वहां पर कोई भी परिवार टिक नहीं पाया। घर कुछ ही दिनों बाद फिर काला, जैसे काला था जलने के बाद वैसे ही लगने लगता। ये घर हमेशा मेरी यादों में रहा। उस घटना के बाद कई सालों तक तो मैं अंदर नहीं गई थी, पर 2005 में जब मैं अपने बड़े बेटे, जो इस समय 3 साल का था, उसे लेकर अपने मायके, हाँ हाँ अपने घर, शादी के बाद तो घर मायका ही कहलाता है, तो मैं मायके लेके गई थी। हमारा घर तुड़वा कर पापा और भाई घर नया बनवा रहे थे। समस्या ये थी कि करीब 5-6 महीने के लिए किराए पर ऐसा घर चाहिए जो हमारे घर के पास भी हो और कम से कम 2-3 कमरे हों। भाई, भाभी और उनके 3 बच्चे, मम्मी पापा, और उस समय मैं भी अपने बेटे के साथ करीब 1 महीने के लिए वहाँ आई थी। सामान भी बहुत था घर का। भाई ने जब एक दिन उस घर को अंदर से देखा, जो कि हमेशा इतने सालों से खाली पड़ा था, और प्रॉपर्टी डीलर उसे किराए पे देने के लिए तैयार था, भाई ने पापा को बताया। पहले मम्मी पापा सबने मना करा, लेकिन दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा था। आखिर में हम उस घर में शिफ्ट हो गए। मैं करीब 25 दिन वहां रही और फिर अपने ससुराल आ गई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो पता नहीं आधी कहानी कहाँ चली गई। बार बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पेज बार बार गायब होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, और शायद कुछ है जो मुझे आपको एक कहानी बताने से रोक रही है। लेकिन फिर भी मैं आगे कहानी स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं वहाँ अपनी टीचर यानी उन सरदारों वाले घर में थी, कभी मुझे डर का एहसास नहीं हुआ। बचपन में हमेशा लगता था कि मेरी मैम वही होंगी, लेकिन कोई नहीं था उस घर में। हाँ, ये घर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा पहले अंदर से दिखता था। गली की सड़क से बहुत नीचे हो गया था। अंदर आने के लिए पत्थरों को जोड़कर भाई ने सीढ़ी बनवा दी थी। मेरा बेटा छोटा था, दिन भर कुछ ऐसी बदमाशी करता, कभी पानी गिरा देता, कभी कोई सामान तोड़फोड़ कर देता, तो कभी मेरे छोटे भतीजे को रुला देता। और उसका वहाँ मन नहीं लगता था। उसे खुले बड़े घर में रहने की आदत थी। वो हमेशा परेशान रहता वहाँ पर। बचपन से जिस घर में जाने की जिज्ञासा रहती, तब उसी घर में आने के बाद भी मुझे लगभग सारा दिन बाहर ही गुजारना पड़ता। ज़्यादातर मैं उसे मंदिर ले जाती या फिर गुरुद्वारा ले जाती। वो वहाँ पर खुश रहता था। कभी किसी पड़ोस वाली दादी, भाभी, चाची, आंटी के घर, तो कभी ऐसे ही गलियों में लेकर उसे घूमती रहती। रात तक इतना थक जाती कि पता ही नहीं चलता कि मुझे कब नींद आ गई। कहने का मतलब यह है कि मुझे कभी डर नहीं लगा उस घर में। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि इस घर में अब हमसे मिलने कोई नहीं आता था। मैं तो अपने बेटे को लेकर इतना व्यस्त रहती थी। मैं अकेले जाकर एक रूम में बैठ गई और वहाँ पर सुई धागे से तिलने लगी। तभी मुझे मेरे ख्याल में मेरी मैम की बातें याद आने लगी कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए। वो मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताती हैं और बड़े प्यार से मेरे गालों को सहलाया करती थी। मैं जब उस पीपल के पेड़ के पास स्कूल में पढ़ती थी, तब हम बच्चे सब ये सोचते थे कि रात को भूत के बच्चे सब यहाँ पर पढ़ते होंगे इस स्कूल में। मेरी मैम हमेशा समझाती कि अज्ञानी मानव ही एक दूसरे को दुश्मन बन जाते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब धर्म एक समान होते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करी। अब ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मेरे को सपने में मेरी मैम दिखाई दी।
लेकिन वैसी नहीं जैसी वो थी। उनके बाल खुले खुले थे, उनकी आंखें लाल थीं, उनके मुंह पे कुछ कुछ धारदार चाकू से गिरा रखा था, और उनके उनके होंठ बाहर थे। वो मेरे को देखकर अजीब तरह से रोने जैसा मुंह बना के रखी थी। बहुत डरावनी लग रही थी वो। उन्हें देखते ही मेरी नींद खुली और मैंने तभी अपने बच्चे को देखा तो मेरा बच्चा छत के एकदम कोने पे खड़ा था। वो छोटा था, उसमें इतना दिमाग नहीं था कि वो क्या कर रहा है। 3 साल का तो था वो। छत की जो रेलिंग है उस टाइम वो टूटी हुई थी। मैं जल्दी से भागकर अपने बच्चे को बचाने गई और मैंने उसे बचा लिया। अब मुझे समझ में आया कि शायद मैम मुझे आघात करने आई थी कि मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं। मनोज इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत था और गर्मी की छुट्टी में वो अपने ससुराल आया हुआ था। छुट्टी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। वह अपनी पत्नी राशि से बोला, राशि, पूरी छुट्टियां तो यहीं बिता दी तुम्हारे साथ, सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी बची है। सोच रहा हूँ भालपुर भी हो ही आता हूँ, थोड़ा गांव घर से भी मिल लूंगा और लगे हाथ भैया भाभी से भी बात हो जाएगी। क्योंकि खामखा वो क्या सोच रहे होंगे कि जनाब अब ससुराल वालों के ही होके रह गए हैं, घर वालों की तो फिक्र ही नहीं है। तभी राशि ने बोला, ठीक है ठीक है, आपके साथ मैं भी चलूंगी, लगे हाथ भैया भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। राशि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले जाने दो, अगली बार की छुट्टी में गाँव चलेंगे और पूरी छुट्टी वहीं बिताएंगे। अरे बेटा, जब इसका मन है तो लेते जाओ ना इसे भी ससुराल, लगे हाथ पूरे परिवार से भी मिल लेगी ये। और वैसे भी बेटा 2 बरस हो गए हैं ऐसे मिले हुए, ना जाने ससुराल वाले भी क्या सोचेंगे। अरे अम्मा समझा करो, ले जाओ फिर ले आओ, इस बार सच में समय नहीं है, अगली छुट्टी में साथ ले जाऊंगा। और वैसे भी वहां से तो स्टेशन भी पास है। राशि ने पूछा, कब की गाड़ी है आपकी?" तभी उसने बताया, राशि, रात 8 बजे की ट्रेन है, मेरा सामान वगैरह बांध दो, मैं 7 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है?" तभी राशि ने बोला, अरे अरे, सब तैयार कर दी हूँ। ये सुनते ही मनोज ने खुशी खुशी अपना बैग उठाया और निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। अंधेरा हो चला था, लोकल एरिया था, एक कच्ची सड़क स्टेशन के लिए गई हुई थी। आगे आगे मनोज चल रहा था। आर्मी बूट की आवाज आ रही थी और उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक काला कुत्ता, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी, अपनी जीभ लबलबाता चल रहा था। मगर कुत्ता आम कुत्तों से बिल्कुल अलग था। उसकी कद काठी और कुत्तों से बिल्कुल अलग थी। मनोज ने इतना लंबा और बड़ा कुत्ता आज तक कभी नहीं देखा था। कभी वह पीछे मुड़कर कुत्ते को देखता तो कभी सुनसान रास्ते को। तभी उसका मोबाइल बज उठा। राशि का फोन था। उसने रिसीव किया। हाँ बोलो। अरे कहिए जनाब, स्टेशन पहुंचे या नहीं? अरे राशि, बस पहुंचने ही वाला हूँ, 10 कदम दूर हूँ। ठीक है, भालपुर पहुंचते ही फोन करना। जी जी जी। जितनी देर तक राशि और मनोज में बातें हुई थी, उतनी देर में वह अजीब सा दिखने वाला कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। खैर, पैसेंजर ट्रेन की खबर होने लगी थी।
मनोज स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया। तभी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई और मनोज दौड़ते हुए एक डिब्बे की खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन कुछ लेट थी, लगभग रात के 9 बजने को थे। ट्रेन खुली, 2 घंटे का सफर था, जिसके बाद भालपुर आने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था और इलाका इलाका पहाड़ी था। मनोज सोचा, एक बार प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर देखूं, शायद कोई साधन मिल जाए। वह बाहर आया तो देखा एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसके साए में एक बैलगाड़ी खड़ी है। वह उधर को भी बड़ा ही था कि तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे भी चलना है जी। मनोज पीछे मुड़ा तो काटो तो खून नहीं। पीछे जो औरत चल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि राशि थी। मनोज बिगड़ पड़ा, तो तुम मानी नहीं? हाँ, आई गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कर दीजिए, ये कहने पर भी कि मुझे भी ले चलो भालपुर, तो आप तैयार ही नहीं हुए, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी से आओ, इस बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद हमें गांव तक छोड़ दे। दोनों जब बैलगाड़ी वाले के पास पहुंचे, तभी न जाने क्या हुआ, गाड़ी में नधे बैल एकदम से भड़क उठे। गाड़ीवान जाग गया और बोला, अरे कौन हो भाई? जी हम परदेसी हैं भाई, हमें भालपुर जाना है। अरे भैया, इतनी रात को हम कहीं नहीं जाते, मगर परदेसी हो तो चलना ही पड़ेगा। आओ सरकार, बैठ जाओ, अब पहुंचा ही दें तुमको तुम्हारा भालपुर। राशि और मनोज बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी वाला एक बड़ा ही सुरीला भोजपुरी गीत गा उठा। गीत सुनने के बाद अचानक मनोज ने कहा, वाह भाई वाह, क्या गाते हो, क्या नाम है तुम्हारा भाई? उसने बताया, जी मेरा नाम बासुरी यादव है और ये रहा आपका गांव भालपुर। अच्छा बासुरी, गाड़ी उस खपरेल वाले मकान के पास रोक लो। आ गया हमारा घर। हाँ जी हाँ जी, बस 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 यही, मनोज ने कहा। बैलगाड़ी खपरेल वाले मकान के पास बांसुरी ने रोक दी। मनोज और राशि अपना सामान लेकर उतरे। मनोज ने बैलगाड़ी वाले को 100 रुपए के नोट थमाए। वह खुशी खुशी पैसा थामा और चल पड़ा। मनोज ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? तभी बाहर से आवाज आई, अरे प्रमोद भैया, मैं हूं, काली। दरअसल मनोज का घर में नाम काली था। इसी के बाद दरवाजा खुला। राशि, मनोज, इन दोनों को साथ में देखकर प्रमोद और आरती बहुत खुश हुए। प्रमोद मनोज को गले लगा लिया और आरती राशि को। अरे चलो मनोज बबुआ, हाथ मुंह धो लो, और राशि तुम भी। भाभी मैं नहाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोनिया वाले घर में जाओ, वहां नांद भरा पानी है, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। जी जी जी, राशि ने कहा और राशि कोनिया घर के दरवाजे बंद की। पर यह क्या, वह राशि कहाँ थी? वह तो एक खूनी रिश्ता यानी खौफनाक नारी कंकाल था, जिसकी सुर्गलाग आंखों से खून टपक रहा था। बांसुरी ने बैलगाड़ी हाँकते हुए अभी आधा सफर ही तय करा था कि तभी उसकी बैलगाड़ी के सामने से अचानक एक ठंडी हवा सी गुजरी, और वो इतनी ठंडी थी कि उसकी बैलगाड़ी के आगे से छमछम पायल बजती एक खूबसूरत युवती रास्ता काटी और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बैलगाड़ी लेकर जब जब बांसुरी उसके करीब पहुंचा तो उसे अवाक सा देखता रह गया और बोला, सरकार आप? हाँ बांसुरी, मैं कब से तुम्हारे पीछे भागती आ रही हूँ, और तुम हो कि अपनी धुन में मगन। नीचे उतरो, जरा सुनो ना। बांसुरी अपना सुध खो बैठा उस माया के आगे। बैलगाड़ी से उतरा। गाड़ी में नधे बैल उसके उतरते ही
बैलगाड़ी लिए पूरी ताकत लगाए भाग खड़े हुए। मेरे बैल भड़क उठे हैं सरकार, मैं चला। अभी वह चलता कि युवती के लंबे नाखूनों वाले पंजे उसके हलक के पार हो गए। एक दर्द भरी चीख बांसुरी के कंठ से निकली और उस काई रात के सन्नाटे में वो कहीं गुम हो गई। युवती बांसुरी के गर्म खून पीने लगी थी। उधर कोनिया वाले घर से नहाकर अभी राशि नहीं लौटी तो आरती भाभी उसे बुलाने जा रही थी कि दरवाज़ा खुला और राशि मुस्कुराते अपने बालों को तौलिए से सुखाती बाहर आई। आरती उसे खाना लाई और बोली, राशि खाना खा लो, मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, तुम्हारा कमरा खोल दिया है, अपने कमरे में सोना। जी जी जी। मनोज रोज उस मायावी चुड़ैल के साथ हमबिस्तर होने लगा। उसकी दशा दिशा खराब होने लगी। उसका जिस्म चुड़ैल के प्रभाव में आने से पीला पड़ने लगा था, जैसे शरीर का पूरा रक्त किसी ने चूस लिया हो। आज अमावस थी और शायद मनोज की जिंदगी गुम कर देने वाली काली रात। आज 5वां दिन था। राशि परेशान थी और गुस्से में भी, क्योंकि इन 5 दिनों में मनोज राशि से एक भी बात नहीं किया था। अभी वह उधेड़बुन में ही थी कि तभी दरवाजे पर एक साधु आया। अलख निरंजन माता, इस योगी की झोली में कुछ डाल दे। राशि चावल, दाल और आलू ले आई और योगी की झोली में डालने लगी थी कि तभी योगी ने बोला, पीछे हट, जय गोरखनाथ। ठहर जा, ठहर जा, अनिष्ट, घोर अनिष्ट। मैं जो तेरी बर्बादी देख रहा हूं बेटी, उसमें बहुत कम समय शेष रह गया है। तेरा पति तेरे ही जैसे रूप के एक छलावे में फंसकर उस चुड़ैल का दास बन गया है। बाबा, ये सब कब हुआ और कैसे? राशि ने पूछा। जिस दिन तेरा पति अपने गांव के लिए तेरे घर से विदा हुआ था, उस दिन, उस काली रात में वह चुड़ैल काले कुत्ते का रूप धारण करके तेरे पति को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। अब जाने दे ये सब। आज अमावस है, आज वह चुड़ैल उसे मार डालेगी। चल, अपने पति को सलामत देखना चाहती है तो चल। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। उधर प्रमोद और आरती विचार विमर्श करते हैं। वो सोच रहे थे कि शायद मनोज को पीलिया हो गया है, इसलिए उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तभी बाहर एक मारुति वैन रुकती है। रात के 11 बज रहे हैं। वैन से वह साधु, राशि और उसकी माँ उतरते हैं। साधु अभिमंत्रित कवच की माला तैयार कर चुका है। तीनों मनोज के घर के बाहर की दीवार पर एकटुक खड़े हो जाते हैं। उधर मनोज को राशि, जो कि उस टाइम चुड़ैल के रूप में थी, वो बाहर आने की कोशिश करती है और उनका रास्ता प्रमोद और आरती रोकते हैं। अरे, इतनी रात को कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। मगर वे नहीं रुकते और दरवाज़ा खोलकर जो ही बाहर आते हैं, पहले से तैयार साधु बोलता है, अलग निरंजन, और माला मनोज के गले में डाल देता है। मनोज तकली के समान चक्कर खाता वहीं गिर पड़ता है और चुड़ैल का रूप लिए हुए राशि उसी वक्त खत्म हो जाती है और खौफनाक चुड़ैल अपनी असली अवस्था में आकर साधु की तरफ बढ़ती है। और तभी साधु अपनी मुट्ठी की राख से जय गोरखनाथ कहकर चुड़ैल पर फेंक देता है और चुड़ैल का जिस्म धू धू करता हुआ जल उठता है। एक पिशाची आर्तनाद चीख उस भयानक रात को चीर कर रख देती है। मनोज राशि राशि पुकारता होश में आता है। राशि दौड़कर उसे गले लगाती हुई उससे कहती है, आपको क्या मालूम वो 5 दिन हम कैसे कैसे कुड़कुड़ कर, ना कोई संदेश, ना कोई हालचाल, बिना किसी तकल्लुफ के बिताए हैं। तभी मनोज ने बताया, मैं छल गया राशि, मैं छल गया। आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। वहां खड़े सबकी आंखें भर आई थी।
आज भी जब मैं उस दिन को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। हम सब आंखों में आंसू भरे किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी नियति है तेरी? कैसे कोई माँ या बच्चे में से किसी एक को चुन सकता है? मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। ओटी के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, कोई बुरी बात है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब परेशान हो। मेरा मन ईश्वर के अलावा इस समय किसी को ना सुनना चाहता था और ना देखना चाहता था, पर ना जाने क्यों मेरे अंदर कौन सी भली आत्मा ने मुझे दबाव डाला जो मैंने उन्हें भाभी और बच्चे की पूरी बात बता दी। उन्होंने मुझे ढांढस देते हुए कहा, बेटी, ऊपर वाला दुख देता है तो दुख को दूर भी करता है। एक हमारे गुरुजी हैं, क्यों ना तुम एक बार उनसे बात करो। डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैंने भी वही करा। मैंने तुरंत नंबर लिया और उनके बताए हुए गुरुजी को फ़ोन लगाया। लगभग 2 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर किसी का टोटका किया हुआ है। पहले तो एक सिक्का लेकर और भाभी के सिर से पैर तक 3 बार उतार कर किसी कुएं में डालना होगा, और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं खुद इन सब में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने इकलौते भाई के चेहरे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी ऑपरेशन थिएटर में गई और भाभी के ऊपर से 3 बार सिक्के को वार करके निकाल दिया, और साथ ही साथ डॉक्टर को बोल दिया कि वो माँ को बचा लो। हॉस्पिटल परिसर में ही एक कुआं था जिसे अब ढक कर रखा जाता था। कहा जाता है कि उसमें कई मरीजों ने अपनी जान भी दी है, और अब वहां मरीजों का जाना मना था। मैं गार्ड से गिड़गिड़ाई और उसे अपनी परेशानी बताई, तब जाकर उसने मुझे वहां तक जाने दिया। जल्दी से सिक्का मैंने उसमें डाल दिया और मैं भाई के पास दौड़ दौड़ के पहुंची, पर एकदम से गम खुशी में बदल चुका था। भाभी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, और वो भी ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, संकट अभी टला नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसे रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। भैया और माँ बच्चे के साथ रांची निकल गए और मैं और पापा भाभी के पास थे। हमारी तो हालत ख़राब थी। तब तक भाभी के घर वाले भी आ चुके थे। दरअसल उन्हें भी इस प्रीमेच्योर डिलीवरी की खबर दे दी गई थी। भाभी की माँ के साथ उनकी चाची भी आई थी। उनकी माँ से ज़्यादा परेशान दिख रही थी वो। मैं घर आई और गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने जो बताया उसे सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी के कमरे में एक आईना है। मैंने कहा, "हाँ, है।" ये वही आईना था जो उन्हें उनकी शादी में मिला था। बड़ा ही खूबसूरत आईना था वो। आप घबराइए नहीं, बस भाभी के किसी कपड़े से उस आईने को ढक दीजिए और 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने ऐसा ही किया और 10 मिनट बाद उन्हें वापस फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा हटाने के बाद जिसका चेहरा सबसे पहले दिखे मुझे बताइएगा। अगर आप पहचानती होंगी तो ठीक, नहीं पहचानती होंगी तो ठीक, बस होलिया बता दिएगा। मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गई और जैसे ही कपड़ा हटाया उसमें मुझे भाभी की चाची का चेहरा दिखाई दिया। मैंने भ्रम समझकर फिर देखा और बार बार देखा, पर वही था। मैंने गुरुजी को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजते ही इस आईने को तोड़ दीजिएगा और मिट्टी के नीचे गड्ढे में भाभी के किसी कपड़े के साथ गाड़ दीजिएगा, और जब बच्चा हॉस्पिटल से लौटे तो माँ की गोद से पहले उनकी चाची की गोद में डालिएगा
और उन्हें कहिएगा कि बच्चे की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। हमने ऐसा ही किया। उनकी चाची बच्चे को गोद में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। हम सब डर गए, अब क्या हो गया? और रोते रोते उन्होंने बताया, जो बहुत हैरान कर देने वाला था। और उन्होंने सारी बातें खुद ही बताई थी। भाभी की चाची को कोई संतान नहीं थी और भाभी की माँ उनसे छोटी थी। और शादी के बाद उनकी 3 संतान हुई और उनकी चाची के हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ ताना। बोझ है, कुल को वारिस नहीं दे सकती। सुबह उठकर इसका मुंह देखना पाप है। और ना जाने कितनी बातें जिन्होंने उनके दिल को पत्थर बना दिया। और अपनी देवरानी के बच्चे उन्हें फूटी आंख ना बहाने लगे। उनके टोटकों की वजह से भाभी की एक छोटी बहन तो 6 साल की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गई थी। और उनके भाई को उनके ननिहाल में ज़्यादा रखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ आते ही वो बीमार पड़ जाता था। और कई बार तो लगा कि उसकी जान चली जाएगी। पर वो दर्द भाभी की माँ को देना चाहती थी, जिससे उन्हें अपनी बेटी के माँ नहीं बन पाने का दर्द जिंदगी भर खले। और उन्होंने वो आईना बनवाया और टोटका कर दिया, जिससे उनकी संतान पर आफत आई। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, पर इससे उन्होंने अपने आने वाले बच्चे की आवाज़ समझी। पर गनीमत रही भगवान के रूप में उस बुजुर्ग महिला की, जो मुझे सही समय पर मिल गई, जिन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह होने से बचा लिया। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि ताना देना, बुराई करना किसी पर क्या असर डालेगा। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है और हर औरत माँ बनकर पूरी हो जाती है। पर अगर वो माँ नहीं बन पाती तो कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ उसे जिम्मेदार समझना उसके दिल को तोड़ देता है। आज हमारा परिवार भरा पूरा है। भाभी के 2 बच्चे हैं और उनकी चाची उन पर जान छिड़कती है। काली रात का वक्त था। ट्रेन में भीड़ भी कम थी। श्वेता अपने पति और दोनों बच्चों के साथ नए साल पर अपने ससुराल से मायके जा रही थी। उसके दोनों बच्चे उछल कूद मचाते मचाते थककर सो गए थे। 5 साल का मोहित पापा के पास था और 3 साल की खुशी श्वेता के साथ नीचे की साइड लोअर बर्थ पर थी। अक्सर ही ट्रेन में श्वेता को नींद नहीं के बराबर आती थी। अभी भी कई घंटों से वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आंख बंद किए किए ही श्वेता सोचने लगी, वो तो अपने घर पर जा रही है, पर कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी घर नहीं जा पाते। कई लोग ट्रेन हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुद भी अपनी जान दे देते हैं। हो, कितनी भयानक होती होगी ये मौत, ऐसी मौत। और सबसे बड़ी बात, ऐसे हादसों में मौत। ये सब सोचती हुई श्वेता मन ही मन सिर उठी। उसका जो मन था वो पूरा डर से भर चुका था। तभी अचानक जोर की आवाज से ट्रेन रुक गई और एक झटका सा श्वेता को लगा। उसने आंखें खोलकर मोबाइल में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसे एक अनजाना से डर महसूस हुआ, जैसे सारा शरीर झंझना उठा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने आप को ही डांटने लगी, मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। ये सोचकर उसने फिर से सोने की एक असफल कोशिश करी। तभी उसे लगा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक 30 से 40 साल की औरत उसके पैरों के पास खड़ी थी। वो चेहरे मोहरे से तो अच्छे घर की लग रही थी। श्वेता को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। अभी तो ये यहाँ नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई। फिर उसे याद आया, शायद अभी जहाँ ट्रेन रुकी थी वहीं ये चढ़ी हो और इसके पास टिकट ना हो, इसलिए खड़ी है। काफ़ी देर तक वो खड़ी रही और आसपास तो कभी श्वेता को देखती रही। तब श्वेता ने कहा, बैठ जाइए अगर बैठना चाहती हैं तो। ये कहकर उसने अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लिया
नहीं नहीं नहीं, आप आराम से सोइए, मुझे आदत है खड़े रहने की। ये कहकर वो मुस्कुराई। ओह, आप कहाँ जा रही हैं? श्वेता ने पूछा। अभी तो मैं मुंबई जा रही हूँ, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। और वो औरत वहीं बैठी और बोली, ज़्यादातर मैं खड़ी खड़ी सफ़र करती हूँ, जब तक कोई खुद ना बुलाए। मैं किसी की सीट पर नहीं बैठती। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, पर पता नहीं मेरे बच्चे। ये कहती हुई वो रुक गई। तभी ऊपर से श्वेता के पति योगेश ने आवाज़ दी, श्वेता, श्वेता स्टेशन आने वाला है, जाग जाओ जल्दी। मैं तो कब से जागी हूँ, श्वेता ने कहा और उस औरत की तरफ मुड़कर बोली, मेरे पति हैं ऊपर और मेरा बेटा ये मोहित। अब मेरे भी, उस औरत ने धीरे से कहा। नीचे आकर योगेश ने मोहित को गोद में लिया और सामान उठाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। श्वेता बोली, आप नहीं उतरेंगी? तुमने मुझे बुलाया है और मैं नहीं आऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल उतरूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। योगेश ने मुड़कर कहा, अरे श्वेता, किससे बात कर रही हो? अरे मैं इनसे बात कर रही हूँ, ये भी मुंबई में रहती हैं, श्वेता बोली और पीछे पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। श्वेता सिहर सी गई और अचानक ही पसीने से नहा गई। उसने देखा वो वहीं सीट पर बैठी है और वो औरत योगेश के पीछे खुशी को गोद में लिए हुए मुस्कुराती हुई जा रही थी। उसने पलटकर श्वेता को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल श्वेता की तरह लग रहा था और देखते ही देखते वो उसके पति के साथ ट्रेन से उतर गई। श्वेता ने सीट से उठना चाहा, पर वो जैसे चिपक गई थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई और ट्रेन चल पड़ी। लवी नई नई इस घर में शिफ्ट हुई थी। ये घर शहर से थोड़ा दूर और भीड़ भाड़ से अलग था, पर लवी को ऐसा ही घर चाहिए था ताकि हिमांशु के ऑफिस जाने के बाद वह आराम से अपनी पेंटिंग कर सके। लवी चित्रकारिता करती थी और उसकी एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम माया था। ये घर थोड़ा पुराना ज़रूर था, पर सारी सुविधाओं से लैस था। पूरी तरह से वेल फर्निश्ड घर। नीचे घर के मकान मालिक रहते थे जो कि अकेले थे और ज़्यादातर समय शहर के बाहर ही रहते थे। ऊपर का फ्लैट उन्होंने लवी को दे दिया था। लवी को अपनी बेटी माया को स्कूल में डालना था और उसने सोचा था कि माया जब स्कूल जाने लगेगी तो दिन में आराम से अपना सारा समय अपनी पेंटिंग को दे पाऊंगी। पर घर में शिफ्ट होने के बाद से ही उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। कई बार तो उसे खुद का रखा हुआ सामान ढूंढने से भी नहीं मिलता था। कभी उसे बच्चे की हंसने की आवाज़ आती, कई बार आवाज़ देने पर भी माया यानी उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। फिर काफ़ी देर बाद माया मिलती और हंसते हुए कहती, मैंने आपको डरा दिया ना मम्मा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही वह इस घर में शिफ्ट हुई बिजली के सामान खराब होने शुरू हो गए। वो बेचारी एक बनवाती तो दूसरा खराब हो जाता, दूसरा बनवाती तो तीसरा खराब हो जाता। जब वह पूजा करती तो पूजा के वक्त पूजा का दिया या तो बुझ जाता या 2-3 बार जलाने के बाद भी नहीं जलता। लवी समझ रही थी कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसने पढ़ा था कि अक्सर घर में जब नेगेटिव एनर्जी होती है या किसी आत्मा का साया होता है तो सबसे पहले प्रभाव बिजली के सामानों पर पड़ता है। एक तरह से ये संकेत होते हैं। लवी इसके बारे में कुछ करने के लिए सोच ही रही थी कि एक दिन उसकी बेटी माया ने उससे कहा, मम्मा आप पूजा मत किया करो, मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। कौन से फ्रेंड? लवी ने डर और आश्चर्य से पूछा। वही जो मेरे साथ खेलता है, वह मेरे नीचे रहता है अपनी मम्मी के साथ। माया खुश होकर बोली, पर यहां तो कोई भी नहीं रहता बेटा, लवी ने कहा।
नहीं मम्मा, वो नीचे रहता है, माया दोबारा बोली। माया की बातें सुनकर लवी का सर घूम गया। क्या वाकई में नीचे भी कोई रहता है? उसने और हिमांशु ने तो बहुत अच्छे से पता किया था, इस घर में केवल इस घर के मालिक यानी मकान मालिक रहते हैं। वो भी ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। हफ्ते में एक आध बार वो घर पे रुकते थे। तो माया किसकी बात कर रही है? उस वक्त लवी ने माया को चुप करा दिया, पर फिर से जब ये सारी चीजें बढ़ने लगी तो उसने हिमांशु को सब कुछ बता दिया। हिमांशु लवी की बात सुन के हंसने लगा और बोला, तुम ये हॉरर सीरियल देखना कम करो यार। जानती हो, हॉरर देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। या तो तुम हॉरर मूवी देखना कम करो या थोड़ा मोहल्ले वालों से जान पहचान बढ़ाओ। मैं कभी नहीं चाहता था इस घर में आना, पर तुम्हें ही अकेले रहना पसंद है और तुम ही कहती थी कि तुम्हें एकांत में घर चाहिए। और अब इतना अच्छा घर मिल गया है, वो भी इतने कम किराए पर, तो तुम अब ये कहानियां बना रही हो। अरे यार, बच्ची है वो, इस उम्र में कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है। लवी हिमांशु को कैसे समझाती? उसने खुद भी महसूस किया था इस घर में कुछ तो था जो उसे खटकता रहता था। लवी को अपनी नहीं, बस अपनी बेटी की फिक्र थी, जो हर बार अपने किसी नए दोस्त के बारे में बताती थी। एक दिन माया ने कहा, मम्मी आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और हम शाम को उसके घर चलेंगे, तुम उसके लिए गिफ्ट ले आना। माया की बात सुनकर लवी गुस्से में फट पड़ी। किसी को भी कहीं नहीं जाना, ठीक है? और कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारा। हम कल ही नानी के घर जा रहे हैं, समझ गई तुम? लवी ने काफी ज्यादा गुस्से में बोला, पर खुद को किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। उसने सोचा, आज ही मैं नीचे जाकर देखती हूँ। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के नीचे वाले हिस्से में गई। घर अंदर से बंद था। उसने खिड़की से देखने की कोशिश करी, पर उसे कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे ये लगे कि नीचे कोई रहता। पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। लवी माया की बातों को बच्चों की कहानियां समझते हुए ऊपर आ गई और हिमांशु को कॉल किया। हिमांशु, हम कल इस घर को खाली कर रहे हैं। हिमांशु ने कहा, अरे बाबा, मैं तुमसे कहा था ना, मुझे 2-4 दिनों का समय दे दो, एटलीस्ट नया घर तो देखने दो। और वैसे भी अभी इतनी जल्दी नया घर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तब तक के लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको तुम्हारी मम्मी के घर पर छोड़ सकता हूँ, पर वह भी कल, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से आने में लेट होगी। कुछ ज़रूरी क्लाइंट्स आ रहे हैं। और वैसे भी स्वीट हार्ट, एक दिन तो मैनेज कर सकती हो ना, हिमांशु ने कहा। पर ना जाने क्यों लवी के अंदर का डर बढ़ते ही जा रहा था। वह दिन भर साए की तरह माया के पीछे लगी रही। 1 मिनट के लिए भी उसने माया को अकेले नहीं छोड़ा। दोपहर को माया को खाना खिलाने के बाद वह उसे लेकर बेड पे आ गई और थपकियां देकर उसे कहानी सुनाने लगी। माया ने फिर डरते डरते कहा, हम शाम को बर्थडे में चलेंगे ना अम्मा? लवी ने आज माया को डांटा था तो उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने माया को शांत करने के लिए कहा, हाँ मेरी बच्ची, चलेंगे, पर अभी सो जाओ ना। और थोड़ी देर में माया प्यारी और मीठी नींद में सो गई। थोड़ी देर में लवी की भी आंख लग गई और वो भी सो गई। वैसे भी जब से इस घर में आई थी, लवी ठीक से सो भी नहीं पाई थी। बहुत देर बाद जब लवी की आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। उसने चारों तरफ देखा और वह सन्न रह गई। बेड पर माया नहीं थी। लवी हर जगह माया को आवाज दे रही थी और ढूंढ रही थी। अब लवी पागलों की तरह रोने लगी। पूरे घर में माया कहीं नहीं थी। अचानक लवी को माया की बात याद आई, बर्थडे पार्टी की बात। वह दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गई। नीचे मकान मालिक का दरवाजा खुला बंद था। लवी ने एक हल्की सी दस्तक दरवाजे पर दी। दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देखकर लवी हैरान रह गई। पूरा हॉल बहुत ही अच्छी तरह सजा हुआ था, बैलून और रंग बिरंगे रिबन से। हॉल के बीचों बीच एक टेबल रखा हुआ था जिस पर केक रखा हुआ था और माया वही
अपने हम उम्र एक बच्चे के साथ खड़ी थी। अरे मम्मी, आप आ गई। देखो ये मेरा फ्रेंड। मैंने बताया था ना, आप मुझे डांटते ना, इसलिए जब आप सोए थे तो मैं उठकर आ गई। माया ने प्यार से लवी की तरफ देखते हुए कहा। लवी का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जाने क्यों उसे ये सब डरावना लग रहा था। उसने दरवाजे पर खड़े ही कहा, माया, चलो यहां से। नहीं मम्मी, अभी थोड़ी देर और, अभी तो केक भी नहीं कटा है। माया, मैंने कहा ना चलो यहां से। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। आपको भी नहीं जाना। अब हम सब यहीं रहेंगे ना। देखो मेरा फ्रेंड है ये कहकर उसने अपने साथ खड़े बच्चे की तरफ देखा और उस बच्चे ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर लवी की ओर देखा और एक जोर का धक्का अचानक से लवी को लगा और वह हॉल के अंदर आ गिरी और हॉल का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पता नहीं लवी वहां पर कब तक पड़ी रही। जब उसकी आंखें खोली तो हिमांशु बहुत सारे लोगों के साथ उसके पास खड़ा था। आंखें खोलते ही लवी चिल्लाई, माया कहाँ है? हिमांशु ने कहा, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि माया कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लवी को काटो तो खून नहीं। जैसी लवी ने अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाकर देखा, वह उस सुनसान से बड़े हॉल के बीचों बीच पड़ी थी। वही हॉल जहाँ भी थोड़ी देर पहले बर्थडे पार्टी चल रही थी और माया उस बच्चे के साथ खड़ी थी। अचानक लवी को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा जब उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर पर गुलाब के फूलों का हार टंगा हुआ था। यह उसी बच्चे की तस्वीर थी जो अभी थोड़ी देर पहले माया के साथ केक काट रहा था। बात सन 1985 की है। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था सिहौरगढ़। जब पूरे देश में अकाल फैला हुआ था तो सिहौरगढ़ भला इसकी चपेट में कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल सिहौरगढ़ के लोग अकाल के समय दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो ऐसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा था, पर क्योंकि 1955 और 1967 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुछ अनाज था, लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वह समय ऐसा समय था जब ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में भी महीनों का समय लग जाता था। सिहौरगढ़ गांव के मुखिया के यहाँ मणिपुर गांव के रहने वाले राजीव ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वह तो गनीमत थी कि राजीव के गांव अभी तक अनाज भरा हुआ था, इसलिए राजीव और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का उसे जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन राजीव ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से उसके घर तक मिलने जाऊं, और यही निश्चय करके वो अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब राजीव ट्रेन से सियोरगढ़ स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही राजीव के शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी शमशान पर उतर गया हो। कहीं भी एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। राजीव का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा।
उसे लगा कि कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव सियोरगढ़ भी तो आ नहीं गया। फिर भी हिम्मत करके वह स्टेशन के बाहर निकला। बाहर भी एकदम घुप अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं भी रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ राजीव सियोरगढ़ की ओर बढ़ चला। रास्ते में ऐसे लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उसे सियोरगढ़ के घर दिखाई देने लगे। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं गांव का हर घर रोशन था। इसका मतलब ये था कि गांव में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए राजीव अपनी बहन के घर के रास्ते पर आगे बढ़ा और चलता हुआ अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया, सब खत्म हो गया। पर राजीव इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बिठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया। पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थी। वह बातें कर रहे थे पर राजीव के साथ होकर भी वह उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। और उसके लिए वह खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का पेड़ था। राजीव बरामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों पर सबके सब उसे घूर रहे थे और घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। राजीव की बहन ने उसके सामने थाली रखी, सिर्फ रोटी और नमक। अकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफी थी। पर राजीव ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूंगा। जैसे ही राजीव ने नींबू तोड़ने की बात करी, उसकी बहन ने बरामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बरामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। राजीव को तो मानो काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसका शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने राजीव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, भैया, और उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी राजीव की ओर लपके। राजीव ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। राजीव उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो राजीव ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर सवाल था। राजीव ने सोचा कि वह एक बार फिर जाकर देखेगा कि जो रात हुआ उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या उसका वहम। वह फिर अपनी बहन के रास्ते की ओर निकल गया और रास्ते में उसने जो भी देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसे लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। सियोरगढ़ के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सरान से भरा हुआ था। सरान मीन्स महक। अपनी नाक बंद किए हुए राजीव बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहरा रहा था वह सूखा पड़ा था, पर बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी। उसने देखा वह थाली कंकड़ों से भरी पड़ी थी। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मृत शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे।
अब राजीव को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ आ गया था। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी।
जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी।